नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों के 550 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को उद्योगपति गोद लेंगे और उनमें आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए प्रदेश के तमाम उद्योग समूहों और शिक्षा विभाग के बीच सहभागिता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बुधवार को राजभवन देहरादून में आयोजित पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग फ्यूचर रेडी स्कूल थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड कार्यक्रम में एमओयू साइन हुआ। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इस योजना के तहत जिन 550 विद्यालयों को गोद लिया जाएगा उनमें अधिकांश स्कूल दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है। इसका उद्देश्य विषम भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित स्कूलों में छात्रों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उद्योगपति इन विद्यालयों में मॉडल क्लासरूम, कंप्यूटर और साइंस लैब, पुस्तकालय और आधुनिक फर्नीचर, आधुनिक शौचालय, खेल सामग्री और मैदान, सुरक्षित 4 दीवारी जैसी सुविधाएं लैस करेंगे। और जोरदार तालियां प्लीज। स्टार्टअप फंड को उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की भी व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक निर्णायक लड़ाई प्रारंभ की है, जिसमें चाहे किसी भी स्तर का, किसी भी सेवा का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अगर वो कहीं अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं करता है, लापरवाही बरतता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयां प्रारंभ की हैं और बीते 3 वर्षों में 200 से अधिक ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई हमने की है। और इस शक्ति का और पारदर्शिता का सीधा लाभ हमारे उद्योग समूह को भी मिल रहा है। उन्हें अब योजनाओं की स्वीकृति हो, जमीनें आवंटन, औद्योगिक लाइसेंस, अन्य व्यावसायिक गतिविधियां, इन पर अनावश्यक रूप से बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। आज के अवसर पर मैं आप सभी उद्यमी साथियों को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, व्यावहारिक और गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। और इसी नीति का परिणाम है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का भी काम किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत करके प्रदेश में शैक्षिक क्रांति की शुरुआत की। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। जहां हम एक और उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूल के 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मेधावी मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिले, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए। वहीं राज्य के बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से उत्तराखंड के प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी हमारे द्वारा की गई है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन भी हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित कराने का, उनके जीवन व्यक्तित्व को उनके सामने रखने का कार्य भी किया जा रहा है।
हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जननायकों, शौर्य गाथाओं को सम्मिलित किया है, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां उन सभी के बलिदान को समझ सके जिन्होंने देश की आजादी के लिए, समाज की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, और हमारे आने वाले कर्णधारों में भी अपने उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो सके। हमारी सरकार ने बच्चों में कौशल, उद्यमिता और भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। यही नहीं, हमारी सरकार संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस आदि की परीक्षाओं के लिए, साक्षात्कार के लिए, तैयारी हेतु के लिए, उनके लिए भी हम वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने आगे की तैयारी ठीक प्रकार से कर सकें। मैं आज यहाँ पर हमारे कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं आप सबके माध्यम से आज ये कहना चाहता हूँ कि आप सब आने वाले समय में सरकारी नौकरियों में जाने का सपना देख रहे होंगे। आपके सपने और मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हम प्रदेश में पूरे देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, और उसका परिणाम है पिछले 3.5 वर्षों में हम 24,000 नियुक्तियां अभी तक युवाओं को नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। मेरा मानना है कि जब हम हमारे छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सफल रहेंगे, तभी ये हमारा संकल्प पूरा हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से, सहभागिता से हम उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में अवश्य सफल होंगे। और आदरणीय आज राज्यपाल महोदय मुझे आते ही कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर काम शुरू हुआ है, बहुत ऐतिहासिक पहल शुरू हुई है, और सच में आज हम सब लोग एक इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो रही है। ये जैसा हमारे शिक्षा सचिव जी ने कहा कि ये शुरुआत हुई है, अगले चरण में ये हमारा अनवरत रूप से चलने वाला कार्यक्रम है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बारिश के चलते ज्योतिर्मठ की कल्प घाटी ओरगम के रांता तोक के पास भारी भूस्खलन हुआ, जिससे 16 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। रांता तोक के ग्रामीणों को जानमाल का खतरा है। वहीं मूसलाधार बारिश के चलते हुए भूस्खलन से लोगों के आवासीय भवन के ऊपर बोल्डर गिर गए। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माणदायी संस्था पीएमजीएसवाई की लापरवाही से रांता गांव के 2 परिवार का आशियाना पूरी तरह तबाह हो गया है। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कल रात की भारी बारिश एवं पीएमजीएस की लापरवाही के कारण हीरा बांसा भर की बेटा को जोड़ने वाली सड़क में किलोमीटर 15 पर रांता तोक के समीप भारी भूस्खलन हो गया है, जिस कारण गांव के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर अटके पड़े हुए हैं। और कल रात की बारिश की वजह से ही और पीएमजीएस की लापरवाही की वजह से ये रांता तोक में निवास करने वाले श्री आनंद सिंह एवं उनके दोनों बेटों के परिवार को खतरा उत्पन्न हो गया। सीधे जो ऊपर सड़क से गिरकर बोल्डर नीचे गया, वो सीधे उनकी जो आवासीय मकान था वो क्षतिग्रस्त हो गया बोल्डर के कारण। हम सरकार से उम्मीद करके जल्द उक्त परिवारों की व्यवस्था की जाए। साथ ही संपूर्ण रांता के 15 परिवारों को भी खतरा उत्पन्न हो गया। ये खबर आपको ज्योतिर्मठ से बताई जा रही है, जहां भारी बारिश के चलते भूस्खलन की समस्या देखने को मिल रही है, जिससे कि कई सारे परिवारों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। सड़कों से बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे कि 2 आवास भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने आरोप लगाया है निर्माणदायी संस्था पीएमजीएसवाई के ऊपर की लापरवाही की गई है, जिसके चलते उनके घरों पर खतरा बना हुआ है। यहाँ 16 परिवार रहते हैं जिनके ऊपर अब खतरा बना हुआ है। इसी के साथ ग्रामीणों ने गुहार लगाई है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। भारी बारिश के चलते भूस्खलन की समस्या देखने को मिल रही है और 2 आवासीय मकानों पर ये बोल्डर गिरे, जिनकी वजह से मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, जिस तरीके से भूस्खलन के चलते 2 आवासीय मकानों पर बोल्डर गिरे हैं और वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, ऐसे में कोई टीम सरकार प्रशासन विभाग की तरफ से अभी यहाँ पहुंच पाई है? कुछ निरीक्षण किया, जायजा लिया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रिया जी, अभी भी जो जोशीमठ का ये कल्प घाटी का ये देवग्राम के ठीक ऊपर ये जो तोक है या रांता तोक, यहाँ पे कम से कम 16 परिवार निवास करते हैं। तो
देर रात की ये घटना है और अभी घटना के बाद जो है लगातार जो ग्रामीणों का संपर्क तहसील मुख्यालय जोशीमठ से हो रहा है और जी अभी जो उनके जो सगे संबंधी हैं वो जो है जो जोशीमठ मुख्यालय पहुंचे हैं और ये लगभग दोपहर के बाद ही ये इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज करेंगे तहसील में, क्योंकि जहां पे ये घटना हुई है वहां से जोशीमठ तहसील लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है और मौसम इस कदर बिगड़ा हुआ है कि जी पैदल ही जो है लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। तो फिलहाल जो परिवार है वो किसी दूसरी परिवार जगहों पे शरण लिए हुए है और बड़े बोल्डरों ने जो है दोनों के भाइयों के आवासीय मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। बड़ी बात यह है कि जो पीएमजीएसवाई की जो ये रोड जो यहाँ पे बनी हुई है और जो निर्माणाधीन अन्य कार्य है उसके ठीक आसपास जो है कई बोल्डर ऐसे हैं कि अगर वो नीचे की तरफ गिरते हैं तो पूरे 16 परिवार जो यहाँ पे निवास करते हैं अभी फिलहाल तो उनको खतरा बन सकता है। कभी भी थोड़ा सी भी ज्यादा बारिश पे जो है ये नीचे की तरफ आ सकते हैं तो बड़े जान माल की हानि जो है हो सकती है। तो अब फिलहाल जो है स्थानीय लोगों ने यही गुहार लगाई है कि जिन जिन भी लोगों के यहाँ पे नुकसान हुए भवन टूटे हुए हैं उनको जो है फिलहाल अन्य जगह जो है शिफ्ट कर दिया जाए और पूरे जो 16 परिवार है इनको जो कहीं अन्य जो है शिफ्ट किया जाए ताकि ये बरसात जो है कभी भी यहाँ पे जानलेवा इन परिवारों को साबित हो सकती है। तो कल रात की मूसलाधार बारिश से जिस तरह ये देवग्राम की इस घाटी में जो है काफी नुकसान हुआ है। हालांकि जो लोग समय रहते जो है घरों से बाहर निकले और रात जगह इन्होंने दूसरों की छत में पूरी रात बिताई है। अब देखना ये होगा कि तहसील प्रशासन किस तरह जो है इस मामले पे कार्रवाई करता है। जी चमोली के सोनला के पास एक आर्मी की बस पहाड़ी से टकरा के सड़क पर पलट गई। हादसे में कई जवान घायल हो गए जिन्हें 108 एम्बुलेंस सेवा और स्थानीय पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जोशीमठ से चली थी। लगभग इसमें 31 आर्मी के जवान थे जो कि रायवाला जा रही थी और सुबह करीब 8 बजे सोनला के पास बैंड पर अनियंत्रित होकर के गिर गई। इसमें कुछ लोग घायल हो गए, बाकी कुछ सही हैं। घायलों को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से और अन्य वाहनों से राजकीय अस्पताल कर्णप्रयाग भिजवाया गया है। बाकी कोई ऐसी कैजुअल्टी नहीं है, सब स्वस्थ हैं। चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है और रेस्क्यू कार्रवाई जारी है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते गौरीकुंड से सोनप्रयाग की तरफ करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ी से सड़क पर बोल्डर, मलबा, पत्थर आने से मार्ग कल सायकाल से पूरी तरह से बाधित हो गया है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मुनकटिया और गौरीकुंड में बाधित हुए सड़क मार्ग का करीब 50 से 70 मीटर हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर मार्ग के सुचारू होने में 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं। उन्होंने केदारनाथ धाम यात्रा पर आ रहे यात्रियों से अपील की है कि वो इन 2 से 3 दिनों में किसी अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा अपनी पूरी कर लें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गौरीकुंड की तरफ से फंसे यात्रियों को निकालने जाने की कार्रवाई की जा रही है। जंगलों में पैदल मार्ग की संभावनाओं को तलाशे जाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें प्रयास कर रही हैं। वैकल्पिक मार्ग का चयन करते हुए गौरीकुंड की ओर से फंसे यात्रियों को सुरक्षित सोनप्रयाग की ओर लाया जाएगा। लगातार 2-3 दिन से जो बारिश हो रही और अगले भी 4-5 दिन तक रुद्रप्रयाग जिले में येलो अलर्ट है, जिसके कारण मुनकटिया क्षेत्र जो है केदारनाथ पैदल रूट के जस्ट पहले वहाँ पे लगभग 50 से 70 मीटर का रोड जो है वो पूर्णतः बाधित हो चुका है और चूँकि लैंडस्लाइडिंग की मात्रा ज़्यादा है तो हमें आशंका है लगभग 2 से 3 दिन इसमें खुलने में लगेंगे। जो उस पैच का मार्ग है वो चलने लायक भी नहीं है। नॉर्मली हम लोग जब भी इस स्थिति में गाड़ियों को रोक के पैदल मार्ग से यात्री भेजते थे, पर जो पैदल मार्ग अल्टरनेट था वो भी बह जाने के कारण कोई भी मार्ग अभी गौरीकुंड जाने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मेरी सारी यात्रियों से निवेदन है कि अगले 2-3 दिन तक केदारनाथ की तरफ अगर आपकी यात्रा का प्लानिंग हो तो किसी अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पूर्ण कर ले। अगले 2-3 दिन तक मार्ग खुलने तक ये रोड बंद रहेगा। जैसे ही खुलेगा हम आपको फिर से रुद्रप्रयाग पुलिस की सोशल मीडिया साइट से आपको सूचित करेंगे। गौरीकुंड वहाँ पे फंसे हैं जिनको निकालने की कार्रवाई की जाए।
गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच में बोल्डर आने से रास्ता बाधित हो गया है, जिसकी लगातार खोलने की तैयारी चल रही है। मार्ग के सुचारू होने में 2 से 3 लगेंगे। पुलिस अधीक्षक की तरफ से बयान सामने आया है कि मार्ग अभी बाधित है, 2 से 3 दिन लगेंगे। यात्रियों से अपील की गई है कि केदारनाथ धाम में अभी यात्रा ना करें, कोई और धार्मिक स्थल की यात्रा कर लें। अभी मार्ग बाधित है, जिसकी वजह से लगातार परेशानियां हो रही हैं। लगातार टीमें लगी हुई हैं मार्ग को खोलने के लिए। बोल्डर आने से गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच में बोल्डर आ गए थे, जिसकी वजह से मार्ग बाधित हो गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय 24वीं स्टेट जूनियर एवं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया। प्रतियोगिता का आयोजन जिला बैडमिंटन संघ, जिला प्रशासन और खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सभी जिलों के जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रतियोगिता खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मंच प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलने का अवसर मिलेगा। आज 38 नेशनल गेम के बाद से लगातार हमारे स्टेट स्तरीय हर प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं की प्रतियोगिता लगातार हर जनपद में हो रही है। और उसी क्रम में जो है आज बैडमिंटन की सीनियर जूनियर स्टेट चैंपियनशिप जो है आज अल्मोड़ा में हो रही है। बहुत स्वागत योग्य है। पूरे प्रदेश भर से बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं। निश्चित रूप से यही कंपटीशन आगे के लिए नेशनल के लिए उनको प्रोत्साहित करेगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। वाकई हमारे प्रदेश में खेल खिलाड़ी सबका भविष्य बहुत सुनहरा है। और अब तो मैं कह सकती हूँ कि हमारा जो उत्तराखंड देवभूमि है वो अब खेल भूमि के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और बाघों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन करने जा रही है। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि मुख्यमंत्री ने खुद इस योजना की विस्तार से घोषणा की है। हर जिले में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित की जाएगी, जिसमें अग्निवीरों को वीरता दी जाएगी और उनकी बकायदा वन विभाग के अंतर्गत विशेष ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। कैंथोला ने कहा कि ये फैसला जहां मानव जाति की सुरक्षा के लिए कारगर साबित होगा, वहीं बाघों के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री की ओर से सैनिकों के सम्मान की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए सरकार का आभार जताया। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसका निर्माण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उसके बारे में विस्तार से बोला भी है। और जो हमारे अग्निवीर जो हैं, जो रिटायर होकर के अग्निवीर जो आएंगे, उनको उसमें वरीयता दी जाएगी, उनकी तैनाती उसमें की जाएगी। और प्रत्येक जनपद के अंदर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसका गठन किया जाएगा। उसमें तमाम जो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बाघ और मानव के बीच जिस प्रकार से संघर्ष है, उसको किस प्रकार से हम कम कर सकें और किस प्रकार से हम टाइगरों को भी संरक्षण कर सकें और मनुष्य को भी बचा सकें, मानव जाति को भी बचा सकें, इस पर ये महत्वपूर्ण फैसला जो है बहुत कारगर साबित होगा। क्योंकि उनको चाहे बाघ के बेहोश करने की चीज़ें हों या अन्य चीज़ें हों, इन सब चीज़ों को लेकर के भी उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी वन विभाग के अंदर। तो आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ कॉर्बेट प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो उत्तराखंड के अंदर जो जंगली जानवरों का जो संघर्ष मानव के साथ है, उसको देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तराखंड में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है और अब इस महीने की 31 तारीख को मतगणना होगी। लेकिन कांग्रेस लगातार चुनाव पर सवाल खड़े करती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि दोनों चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। सभी लोगों ने जमकर अपनी मताधिकार का प्रयोग किया है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाया है। चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना और पारदर्शिता से चुनाव करवाना। ये चुनाव आयोग हमारा करने का
काम करता है और सरकार इस पर पूरी निगरानी रखती है और किसी भी तरीके की कोई कोताही चुनाव में ना हो, इसको लेकर भी चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिए गए थे और कहीं पर इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई कि कहीं पर घोटाला हुआ है या गलत तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। और इस चुनाव को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया हमारे चुनाव आयोग ने। तो अब 31 तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा। पहले चरण का चुनाव हमारे 24 तारीख को था, दूसरे चरण का चुनाव हमारा 28 तारीख को संपन्न हुआ है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हमारे निपटे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस तरह का संशय करना ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा गलत हो जाएगा और चुनाव आयोग ने अपना काम बखूबी निभाने का काम किया और सरकार ने इसके ऊपर पूरी निगरानी रखने का काम किया। उत्तराखंड में महिला अपराध को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आरोपों पर बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने तीखा पलटवार किया है। करण माहरा ने कहा था कि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध के मामलों में सबसे आगे है, जिससे प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। इस पर बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता झूठ बोलने में इतने माहिर हैं कि अच्छे काम को भी बदनाम करना उनकी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 33% आरक्षण, लखपति दीदी योजना, स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा, दीदी कैंटीन और महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स जैसे ठोस कदम उठाए गए हैं। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ के दौरान 8 लोगों की मौत के बाद अब प्रदेश भर के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने सुरक्षा ऑडिट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि गढ़वाल परिक्षेत्र के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर जिला प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भीड़ वाले मंदिरों को चिन्हित कर वहां प्रत्येक 15 दिन में सुरक्षा ऑडिट कराया जाए और इसकी रिपोर्ट तैयार कर भेजी जाएगी। में ये हमने ये 3 मंदिर परिक्षेत्र में हमने आइडेंटिफाई की है। इसके साथ में जैसे माँ धारी देवी का मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत संख्या में तीर्थालु आते हैं। ये आपका सुरकंडा माँ का टेम्पल है, वहाँ पे भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो इसको क्रमबद्ध में हम अपने रेंज के लेवल पे ही इसका हम ऑडिट कर रहे हैं। प्रोफेशनल ऑडिट के लिए हमने इन 3 मंदिरों को हमने सूचीबद्ध किया है। हल्द्वानी में इंटर कॉलेज में पंचायत चुनाव के मतगणना की तैयारी प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है। वहीं ब्लॉक अधिकारी ने बताया कि एचएन इंटर कॉलेज के प्रांगण में सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी, जिसमें 28 टेबल लगाई गई हैं और 7 चरणों में मतदान होगी। हल्द्वानी ब्लॉक के 197 मतदान केंद्रों की मतगणना हल्द्वानी में होगी, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लगभग 7 चरणों में मतगणना को पूरा कर लिया जाएगा और जो भी विजयी प्रत्याशी होंगे उनको यहां पर प्रांगण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विकासखंड हल्द्वानी की मतगणना एचएन इंटर कॉलेज में संपन्न की जा रही है, जिसमें हमारे टोटल 197 बूथ थे। उनके बैलेट बॉक्स यहीं एचएन के इंटर कॉलेज में 3 स्ट्रॉन्ग रूम बना के उसमें सुरक्षित रखे गए हैं। इसके पश्चात 31 तारीख को मतगणना सवेरे 8 बजे से प्रारंभ की जाएगी, जिसमें 28 टेबलें लगाई गई हैं और हमारे 8 चक्र हैं। इसमें 8वें चक्र में मात्र 1 बूथ है, इसलिए हम इसको 7वां चक्र तक ही मानेंगे। और काउंटिंग समाप्ति के पश्चात जो प्रधान है, बीडीसी है, जिला पंचायत है, जिनकी सीटों की पूरी काउंटिंग होती रहेगी, तो प्रधान, बीडीसी और वार्ड मेंबर की घोषणा आरओ हल्द्वानी द्वारा यहीं एचएन इंटर कॉलेज से की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो जिला पंचायत की है, तो यहाँ से वोटें कितनी पड़ी, किस प्रत्याशी को संख्यावार जिला। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।